अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बयानिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज। पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात बहाल होने जा रहे थे। बातें ये गर्दिश कर रही थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खत लिखा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बातें ये गर्दिश करने लग गई कि ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। सीईसी का इजलास हुआ, फैसला ये हुआ कि तजारत पाकिस्तान भारत के साथ करेगा। वज़ीर आज़म ने एज अ मिनिस्टर इंचार्ज कॉमर्स इस फैसले को कबूल किया। 26 मार्च को यह फैसला कबूल हुआ। बाद में काबीना में यह फैसला आया। काबीना के कुछ अरकान ने फैसले की मुखालफत की, लेकिन बहैसियत सीईसी के मेंबर इंचार्ज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस फैसले को मंजूर किया। काबीना वालों ने जब इनकार किया तो बहैसियत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बयान ये जारी किया कि भारत के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। कोई भी तिजारत भारत के साथ जो है वो नहीं की जाएगी। टॉपिक्स प्रोग्राम में और भी हैं, लेकिन सबसे अहम आज का टॉपिक यही है, मौजूदा हालात में भारत के साथ किसी किस्म की तिजारत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म का ये बयान आया है। प्रोग्राम में सैयद शुएबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर तज्ज़ियाकार है, सर आपको वेलकम करूंगा। और हामिद अल मशरिकी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी वेलकम करूंगा। पहला सवाल मेरा आपसे होगा सैयद शुएबुद्दीन साहब कि मामला क्या था, बात शुरू कहाँ से हुई, एंड कहाँ से हुई? पहले मान लिया, मानने के बाद जो है वो फिर इनकार कर दिया। पहले किसने फैसला करवाया था, बाद में किसके कहने पे इनकार हुआ? देखें, बात यह है, जमहूरियत के अंदर अक्सरियत चलता है। जमहूरियत के अंदर एक शख्स की राय जो है वो हतमी और आखिरी नहीं हुआ करती। हमारी बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो जमहूरियतें रही हैं, वहाँ में जरदारी साहब ने जो कह दिया उसके आगे किसी ने सरे मुँह हरकत नहीं करनी, जुम्बिश नहीं करनी, वहीं पर फिक्स हो जाना है। बॉस नाराज हो जाएगा। और नवाज शरीफ साहब तो अपनी बात से इख्तलाफ पसंद ही नहीं करते थे। ये मुमकिन नहीं था कि आप उनकी बात से इख्तलाफ कर सकें। जो फरमा दिया वो ज़िले इलाही का फरमाया हुआ है, उस पर ही चलेंगे। मुझे ये खुशी है कि अगर इमरान खान साहब ने ये एक इजलास में ये कहा, तो जब बड़ा इजलास आया, देखा सीएसी 4 बंदों का, वहां पे उन्होंने एक फैसला किया। 4 अफराद में 3 लोग थे, 3 थे 4 थे, उन्होंने वहां फैसला कर लिया। वजह वहां पे ये हुई है कि हमाद अजहर ने वहां पे केस प्लीड किया कि हमें चीनी चाहिए फौरी तौर पे, रमजान सर पे आ चुका है, इन्होंने गिमिक करनी है, इन्होंने चीनी महंगी करनी है मिल मालकान ने, लिहाजा उसका तोड़ करने का एक ही है कि इंडिया से बाय ट्रक बाय रोड फौरी तौर पे चीनी मंगा ली जाए। तो 14 अप्रैल से पहले पहले हमारे पास इतनी चीनी होगी कि हम बाजार में फेंक के चीनी कीमत डाउन कर सकेंगे। ये अब मैं और आप सुन रहे हैं, चीनी तो ये ले सकते थे। वो ले सकते तो इसमें 10 पर्चे ना हुए होते एफआईए के। देखिए ये चीज जो थी ना, ये बड़ी अच्छी लगी कि चीनी मिल जाएगी, लोग परेशान नहीं होंगे, कीमत नीचे आ जाएगी, मंजूर हो गई। लेकिन असल चीज जो है वो आज से 600 दिन पहले का जो वाकया है, जब कश्मीर की हैसियत तब्दील की गई 5 अगस्त को, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, वो खत्म नहीं हुआ। जब काबीना में आई तो सबसे पहले इख्तलाफी आवाज थी शाह महमूद कुरैशी की, शेख रशीद साहब भी थे, शीरीन मजारी भी थी, और कोई और नहीं बल्कि असद उमर ने भी इसकी मुखालफत कर दी। अब इतने बड़े बड़े 4 मेन पिलर्स हैं ये लोग, जो इमरान खान के बाद वहां पे अपनी से रखते हैं, आवाज रखते हैं। ठीक, तो इसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि काबीना के अंदर मेजॉरिटी वाइस ये थी कि हमें भारत से उस वक्त तक कोई राब्ता नहीं रखना जब तक वो उस पोजीशन पे वापस ना आ जाए। अब ये कोई, मेरे ख्याल में ये सेन फैसला है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये फैसला ऐसे ही होना चाहिए था। वो जो फैसला था वो हालात के मुताबिक मद्देनजर रख के किया गया कि चीनी चाहिए थी, चीनी जरूरत है। अब मुसीबत ये होगी कि आपको चीनी आप कहाँ से लेके आए कि 15 दिन के अंदर, अब 15 दिन भी नहीं, अब तो 13 दिन रह गए हैं, आपके बहरी जहाज चले कहीं से, वो यहाँ पहुंचे, यहाँ पे कराची की एयरपोर्ट अपना पर ड्राई पोर्ट पे या पोर्ट पे उतरे, और वहां से फिर पाकिस्तान के पूरे अंदर फैल जाए। चीनी महंगी होगी, नजर आ रहा है। मशरिकी साहब, आपने बात सुनी शुएबुद्दीन साहब की, पहले फैसला किया, तिजारत चाहिए थी, कबूल कर लिया, काबीना के पास फैसला आया, वही शाह महमूद कुरैशी साहब ने सबसे पहले आवाज उठाई कि 5 अगस्त वाला फैसला जब तक मौखर नहीं होगा कोई भी तिजारत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बैकफुट पे आ गए। उमर, बात यह है कि ये इस एक फैसले की बात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि जब मोदी ने लेटर भेजा है 23 मार्च के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को,
उस लेटर का जब पाकिस्तान के वजीर आज़म ने जवाब दिया है, उस जवाब के अंदर ही मेरा ख्याल है हमारी पॉलिसी छुपी हुई है। उस जवाब के अंदर ही बुनियादी बात है। आप देखें कि पाकिस्तान किस तरह कश्मीर के मसले को, जिसको इंडिया ने एकदम से पूरी दुनिया के लिए फ्लैश पॉइंट बना दिया है, पूरे 35 लाख से ज़ायद जाली डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं, वहाँ पर पैलेट गन्स चला रहा है, वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है, वहाँ पर कोई पब्लिक मीडिया एक्सेस नहीं है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूं कि किसी किस्म की तजारत का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ने जो पहले कहा, मैं समझता हूं अगेन वही बात है कि प्राइम मिनिस्टर बड़ी जल्दी जब फीडबैक लेते हैं तो कोशिश करते हैं उसी वक्त डिसीजन ले लें। तो वो जो उनका 26 मार्च का डिसीजन है वो इस तरह था कि बाकी तीनों वुज़रा उस फैसले पर पुश कर रहे थे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने उसको इस तरह नहीं कि ऑर्डर कर दिया, उन्होंने उस वक्त भी मेरी इतलात के मुताबिक हमाद अजहर ने भी यही कहा कि सर आपने कहा था कि ठीक है ये करते हैं, लेकिन उस वक्त भी ये फैसला काबीना की मंजूरी से मशरूत था। जब काबीना में आया है, काबीना में इख्तिलाफ राय हो गया है, तो उस फैसले ने जो है वो इसी शक्ल में आना था जो शक्ल में सामने आया है। अब बात रह जाती है कि भारत क्या चाहता है। भारत ये चाहता है हम उससे तजारत करें, तजारत पे हम भी तैयार हैं, म्यूचुअल बेनिफिट है, लेकिन खाली तजारत नहीं हम कर सकते। हमाद अजहर के इसी मशवरे को सामने रख के तो नहीं उन्हें वज़ीर खजाना बनाया? हो सकता है। देखिए, पता है कि हमाद अजहर बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और पढ़ा लिखा बंदा है। मेरा ख्याल है कोशिश करेंगे कि बेहतर परफॉर्म करें। हालात बड़े मुश्किल हैं, हालात बड़े मुश्किल हैं। एल बैरिस्टर है, लंदन से पढ़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंजिंग है बहुत बड़ी। तो लेट्स सी क्या करता है। लेकिन कश्मीर के हवाले से जब तक आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर भारत वापसी का रास्ता नहीं बनाता, कश्मीरियों के लिए हक़ खुद इरादियत का कोई रास्ता नहीं निकलता, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे अमेरिका प्रेशर डाले, चाहे अरब ममालिक प्रेशर डालें, चाहे UAE प्रेशर डाले, पाकिस्तान ने ये प्रेशर में ही ये थोड़ा सा जो मुफाहमत और ये जो पिछले 15-20 दिनों में आपको थोड़ी सी दोस्ती की हवा नजर आ रही थी, उसकी वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान की तरफ से स्टेप लिया गया था। उसकी वजह ये थी जो बाइडन इंतजामिया ने प्रेशर डाला था नरेंद्र मोदी पे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे कि जी आप हालात को नॉर्मल करें, सीज फायर लाइन जो सीज फायर है उसका एक एग्रीमेंट होता है दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान ना तो कोर इशू से हटेगा, ना हटना चाहिए, ना अवाम हटने देंगे, ना कश्मीरी अवाम हटने देंगे, और ना ही मेरा ख्याल है पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के इस बुनियादी मौक़िफ़ से किसी सूरत। अच्छा, अपोजिशन जो है वो इस पर काफी मुज़ाहका खेज बयान दे रही है। वज़ीर आज़म का जो फैसला किया नहीं माना गया काबीना की जानिब से, वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दे देंगे। देखिए, अभी उन्होंने वो जो लफ्ज़ कहा था कि ये वहां जाना था, फैसला काबीना में ही होता है। ये जमहूरियत की जीत नहीं, ये आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि बगैर काबीना में लाए आपने फैसला कैसे कर दिया। काबीना बैठेगी, सर्कुलेशन के अपना समरी भेज के साइन करवाने से नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अकेला वजीर आजम फैसला नहीं कर सकता। ये अकेले वजीर आजम साहब फैसले करते थे, नवाज शरीफ साहब, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये बंद करो सिलसिला, काबीना में लाओ। काबीना अथॉरिटी, अकेला वज़ीर आज़म अथॉरिटी नहीं है, वो चेयर करता है, वज़ीर आज़म है। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल ठीक था इमरान खान का फैसला कि हम इसको मानते हैं, लेकिन फैसला काबीना ही करेगी। तो काबीना ने कर लिया तो इसमें मुसीबत क्या है भाई? वहां पे आप चूंकि वो उस फैसले के आदी नहीं है ना, आप तो कहते जी 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 सीएम साहब हम हाजिर हैं। एक और बात है, वो कहते हैं कि वो जैसे हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बैट्समैन आ जाए ना, तो आप कहते हैं यार किसी भी तरह इसको आउट करो। तो इनका ये हाल है कि किसी भी तरह इस्तीफा ले लो, चाहे उसकी काबीना में फैसले को बुनियाद बनाकर, चाहे किसी भी चीज पे, चाहे सैनिट इलेक्शन हो, कुछ भी हो, इस्तीफा ले लो। पीडीएफ बुरे हालात का शिकार है कि उन्हें कुछ भी होता है। ये भी गर्दिश कर रही है कि ईसीसी वालों को क्या ये नहीं पता था कि 5 अगस्त को भारत ने कैसा फैसला किया था? वो कैसे तजारत कर सकते हैं? नहीं, अगेन मैं इसमें थोड़ा सा ईसीसी को डिफेंड यूं करूंगा कि देखें आप एक देखें, एक आप साइंटिस्ट से जब पूछते हैं ना कि यार इसका एक साइंटिस्ट से पूछा जाता है कि यार इस बम से क्या क्या होगा, उसने इसके फायदे नुकसान बताने हैं, उसने पॉलिसी नहीं देनी। तो जब आप एक इकोनॉमिकल कमेटी में आप लेके जा रहे हैं जहां पर बात सिर्फ इकोनॉमिक्स पे होनी है, तो उसने
फॉरेन पॉलिसी से हटकर, उसने नेशनल पॉलिसी से हटकर एक बार उसका ओवरव्यू देना है कि हमें फायदा जाहिरी किसमें है। तो ईसीसी ने वो जो काम किया था वो उस हद तक था, उसके ऊपर ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अच्छा अगर इस तरह है तो लेट्स सी। बात ये है, प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन को बहाना चाहिए, बात को लंबा करने का, अपने रंग में देखने उनके का। दौर में अफसरशाहियां चलती हाँ, थी, एक ठप्पा लगता था। हाँ, और उनके दौर में तो आधा काम जो था वो नवाज शरीफ साहब के चलते फिरते ऑर्डर्स पे हो जाता था, आधा काम जो था वो लाहौर से शहबाज शरीफ साहब के ऑर्डर्स पे हो जाता, तीसरा तो ऑर्डर ही कोई नहीं होता था। अब जब जमहूरियत की जीत हुई है तो पेट में बड़ा नहीं, ये भी जमहूरियत थी ना, ये अफसर की एक आदमी की जमहूरियत थी कि मास्टर का डंडा चलता था और सामने बैठे सारे बच्चे कहते थे यस सर, बस। मतलब कितने अफसोस की बात है, ये जमहूरियत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसको बस सुप्रीम कोर्ट को उसमें मुदाखलत करनी पड़ी थी कि आपका फैसला अकेले बंदे का नहीं होना चाहिए, आप काबीना से बैठ के फैसले करा के लाया करें। तो ये फैसले काबीना वाले जो हो रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के उसके मुताबिक हो रहे हैं, और इसीलिए बार बार काबीना का इजलास बुलाना ही पड़ता है। काबीना का मकसद होता है यूनैनिमस डिसीजन, मुत्तफिका फैसला। अगर काबीना का यही राइट आप खत्म कर देंगे तो आप समझें कि आप जो हुकूमत के जो काम करने का तरीका है आप उसको ही चैलेंज कर देंगे। काबीना का जितना भी काम है वो यही है कि जी जब भी कोई बड़ा क्रिटिकल डिसीजन है वो मुश्तरका फैसले से होगा, क्योंकि उसने कई फैसले जो हैं वो आगे नेशनल असेंबली में जाने हैं, कोई और बड़े फैसले हैं वो पार्लियामेंट में जाके मंजूर होने हैं। तो ये एक सिलसिला होता है फैसलों का जो शुरू होता है एक मे बी एक स्मॉल लेटर से कि जी ऐसा किया जाए या ना किया जाए, वो सर्कुलेट होता है कॉमर्स डिपार्टमेंट से कश्मीर के साथ कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट से असेंबली में जाता है। ताल्लुकात हैं वो किन बुनियादों पर जो है वो बहाल होने चाहिए? 3 चीजें हैं। बुनियादी सबसे अहम बात कश्मीर का मसला, दूसरी बात ये कि ये जो मुसलमान जो कश्मीर के अलावा बाकी मुसलमानों के इस्तेहसाल हो रहा है और पाकिस्तान जो इसके ऊपर आवाज उठाता है, इसको दुनिया को भी समझना है। देखें जो एनआरसी बिल और सीएबी बिल है, इवेंचुअली ये भी इनको वापस लेना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। और तीसरी बात ये है कि तजारत 2 मुल्कों के दरमियान बराबरी की सतह पे होती है। भारत हमें अच्छा हमसाया बनकर बराबरी की सतह पर हमारे से तजारत करे, हमें किसी तरह ये सबक ना पढ़ाया जाए कि जी वो हमसे 7 गुना बड़ी मुआशी ताकत है और 8 गुना बड़ी आबादी की ताकत है और ये है और वो है। जब हमसाए बराबरी की बुनियाद पे तो छोटा घर और बड़ा घर नहीं देखा जाता, हमसायों की दीवारें देखी जाती हैं। मैं सिर्फ कहना चाह रहा था कि अगर फैसला अकेले वजीर आजम का है ना तो वो फिर आमरीयत होती है, वो जमहूरियत नहीं होती। बिल्कुल ठीक। कश्मीर के मामले के ऊपर जो है वो कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, दोनों पैनलिस्ट की यही राय है। रमज़ान आने वाले हैं जी, और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, 300 से तजावुज कर गया है घी का पैकेट 1 किलो का। इसके अलावा डबल रोटी, चावल, चीनी तो मिल ही नहीं रही, आटा भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। शुआबुद्दीन साहब देखिए किस तरफ मामला जा रहे हैं। हर बार ऐसे ही होता है कि रमजान आते हैं तो चीजें काफी ज्यादा महंगी हो जाती है, इस बार तो हद से ज्यादा तजावुज कर चीनी के लिए अब गवर्नमेंट को डंडा चलाना पड़ेगा। जहां जहां भी इन्होंने स्टोर की हुई है वो निकालें और डीसी को हुक्म देंगे वो बेच दें। जहांगीर तरीन साहब मान क्यों नहीं रहे? जहांगीर तरीन साहब पर्चे कराए जा रहे हैं, वो मान रहे नहीं। अगर वो ये मान लें तो फिर तो ये कैसे साबित करेंगे मैंने पैसे जो हैं ये मैंने बाहर भेजे हैं। उनकी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। एक जहां नुकसान है, जहां वो कहते थे ये नुकसान में चल रही है कंपनी, उसको वहां से पैसा निकाल के दूसरी कंपनी में भेजा जा रहा है जो खसारे में है, और वो कंपनी है जो कि अपना रजिस्टर्ड है। बिल्कुल ठीक। उसमें 30% लोगों के हिस्से हैं। उन लोगों को तो आप कह रहे हैं कि हम खसारे में जा रहे हैं और अपना मुनाफा आप लेके जा रहे हैं, तो ये तो जुर्म है। एक आपने एक कंपनी लिस्टेड कराई, लोगों को हिस्से दिए, उनका हिस्सा चोरी कर लिया, ये भी तो जुर्म है ना। अब तो सिर्फ ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने करती रही है कि आखिरी टाइम पे होर्डिंग ऑर्डिनेंस नाफिज करके ना कि जिसने भी वहां पे रखा हुआ है वो निकालें, डीसी के पास इख्तियार होता है, डीसी बेच देते हैं बाजार में। तो 36 जिला है, जहां जहां भी निकलती है जाते चीनी वो बेचे जाओ, लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, सबसे ज्यादा फायदा जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग हैं उन्होंने लिया हुआ है। जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब, इनकी मिलों ने सबसे ज्यादा फायदा लिया हुआ है, और रिपोर्टें ये कहती हैं कि इन्होंने चीनी दबाई हुई है। यहां से क्यों नहीं निकाल पा रहे? अगर पीटीआई की हुकूमत किसी बुनियाद पर इंतहाई कमजोर है तो वो महंगाई का मसला है। बिल्कुल। पीटीआई की सारी जो आप कह लें जो कागजी कामयाबियां या जो गिनती में कामयाबियां लिखवाते हैं, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हों चाहे वो दूसरी हों, सारी
आप समझिए एकदम नीचे गिर जाती हैं धड़म से जब हम महंगाई का इशू उठाते हैं। ठीक। महंगाई ने अवाम को इतना परेशान कर दिया है कि हर आदमी उस तब्दीली को अपने लिए वबाल महसूस करने लग गया बिल्कुल है। ठीक। हुकूमत के पास ये आखिरी चंद माह हैं, इस मसले को शायद बेहतर तरीके से निपटा ले तो अवाम का कुछ एतमाद बहाल हो। जब ये वज़रा बात करते हैं दोबारा अगले 5 साल के लिए इलेक्ट होने की, तो मुझे गुस्सा भी आता है, शर्म भी आती है। वजह यह है कि देखें कारकर्दगी दिखाएं अवाम को। और महंगाई का इशू जो है वो इंतहाई सीरियस इशू है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो चाहे खुसरो बख्तियार करें, चाहे जहांगीर तरीन करें, या शहबाज शरीफ साहब की रमज़ान शुगर मिल करें, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने जैसा होर्डिंग का बात की, बिल्कुल ठीक है। और उसके बारे में अयूब खान के दौर की मिसालें बड़ी वाज़ेह हैं। बिल्कुल ठीक। अयूब खान साहब के दौर की मिसालें वाज़ेह हैं, मुस्तफ़ा खर के दौर की बातें होती हैं। मुझे तो वो वक्त याद है कि जब अमीर मोहम्मद खान जो पंजाब के गवर्नर थे, बिल्कुल। जो उनका वाकया मशहूर है कि उन्होंने सुबह सुबह सारे चीनी वाले गवर्नर हाउस बुला लिया। तो वो पंडित तहबंद और सदरी पहनी हुई थी, मिसवाक करते हुए बरामद हुए, कल चीनी दोबारा 4 आने पे चली जानी चाहिए, इतना कह के चले गए। ऑर्डर करवे, मैसेज करवे, बस ऑर्डर था जी, मैसेज नहीं था। बिल्कुल। ये जब कंटेनर पे खड़े थे ना, तो सबसे ज्यादा सबसे बड़े मईशतदार इनके पास ही थे। असद उमर से बेहतर प्लान किसी के पास नहीं था महंगाई खत्म करने का। उसके बाद उनको जल्दी हटा दिया। हफीज शेख से बेहतर कोई इकोनॉमिस्ट नहीं था। एक बात आप बताओ, एक छोटी सी, सारे फ्लॉप। नहीं मैं एक बात बताता हूँ, जो 40 साल से हुकूमत में है उनके पास कौन था? शौकत तरीन। उनके पास कौन था? हफीज शेख। यही लोग थे। डार साहब डार साहब तो कुछ भी नहीं करते थे। डार साहब ने जो एसआरओ जारी किए ना 97 से 99, पूरी कहानी साहब को क्यों ला रहे हैं फिर? शौकत तरीन साहब इज फेलियर। शौकत तरीन अपना बैंक नहीं चला सके। आप क्यों सपोर्ट कर उनका बैंक नाकाम हो गया। गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत फैसला है। आप तो कहते हैं शौकत तरीन बहुत अच्छा रहे। मैं नहीं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गलत फैसला है। गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। हम कोई उनके पैसे नहीं लेते जो हम उनकी बात करेंगे, जो गलत है वो गलत करेंगे। और इमरान खान नया बंदा कोई ले आए। अभी चीनी का फैसला, 2 फैसले सही थे। मैं तो पहले भी आपको कहा कि चीनी का फैसला उस जगह पे सही था, उस हालात में जो उन्होंने भी कहा कि इंडिया से आ जाएगी रमजान से पहले पहले मैसर होगी। अब आपके पास चीनी नहीं आ सकती, आपको 1.5-2 महीने चाहिए खरीदने में, टेंडर करने में, उसको और समुद्र में बिकने दो। और हफीज शेख साहब वाला फैसला सही था गवर्नमेंट का, क्योंकि इन्होंने कहा था उनसे बेहतर वजीर खजाना कोई नहीं हो सकता। अब आप एक कानूनदान को उठाकर वजीर खजाना बना रहे हैं इस बेस पे कि 2 बार बजट बहुत अच्छा पेश किया। असद उमर को लगाया नहीं, असद उमर ने किया, नीचे मुशीर खजाना हफीज शेख साहब थे। अब असद उमर कह रहा हूं अपना हमाद हसन ने इसलिए खिलाया कि वो वजीर खजाना था, मुशीर खजाना। अब एक पूरी कमेटी बन रही है, फाइनेंस कमेटी, उस पर शौकत तरीन को हेड ला के बनाया जा रहा है, वो कन्वीनर होंगे। यानी कि फैसले नीचे से महंगाई कैसे हल होगी जब इतनी बेहतरीन टीम है, इतने इकोनॉमिस्ट की 90 महंगाई सिर्फ उस सूरत में हल होगी जब आप अवाम को मद्देनजर रख के फैसला करेंगे। अगर आपने फैसला करना है कि हमने IMF को कह देना है, IMF से क्या लेना है, तो फिर सही फैसला। दूसरी बात मैं बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब आपकी ये विल होगी कि आप महंगाई करने वाले जिम्मेदार अनासर को अंदर करके लटकाने का फैसला कर लेंगे। देखें, पाकिस्तान में महंगाई 2 तरह से होती है। एक महंगाई है जो एक इन्फ्लेशन है टाइम के साथ, एक महंगाई है जो ज़ख़ीरा अंदोज करता है, मौका परस्त करता है, जो अवाम का खून निचोड़ता है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है और जनाब रमजान में पूरे रोजे भी रखता है, हज और उम्रे भी करता है, मेहराब भी पढ़ा होता है, अल्लाह माफ करे। और इस हालत के बाद भी वो जनाब साथ ही फोन करता है अपने मैनेजर को कि भाई 5,000 बोरी और स्टोर कर ले। वो भी जमात से हाथ उठा के अल्लाह से रिज़्क़ की दुआ मांगता है, हलाल रिज़्क़ की, और साथ ही कहता है कल रेट बढ़ना है तो 2 दिन के लिए तू स्टोर कर ले। यानी हमारा बहसियत कौम जो है वो करैक्टर नीचे चला गया है। आप ये बात समझें कि ये खाली हुकूमतों ने ठीक नहीं करना। जब हम इनकलाब फ्रांस का मिसाल देते हैं, जब हम ईरान के इनकलाब की मिसाल देते हैं, हमें ये समझ नहीं आती है कि हम बहसियत कौम अपना फैसला क्यों नहीं कर। मैंने पिछले दिनों देखा जी कि फेसबुक पे चला जी कि चिकन का बाइकआउट करते हैं, चिकन 220-320 से नीचे आएगा। अल्लाह जानता है, मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। नहीं कोई नहीं, कोई किसी मतलब
मैं यकीन करो मैं अपने घर में कोशिश कर रहा था कि यार उनको चिकन ना ले आओ, कमी तो हमें। हाँ, लेकिन ये यूनानिमस कौम का इज्तिमाई किरदार में कमी आ गई है। नहीं, अल्लाह जानता है इतनी पढ़ी लिखी समझदार कौम नहीं है। इज्तिमाई किरदार में आप देखें, मैं कई एक दो प्रोग्राम में मैंने कहा कि इंग्लैंड के अंदर सिर्फ 1 महीने के लिए पानी की शॉर्टेज हुई। इंग्लैंड का वजीर आजम गॉर्डन ब्राउन टीवी पे आया, शीशे का मग हाथ में लाया, उसने आधा मग भरा हुआ और उसने कहा जी मैं इस आधे मग से टेलीविजन के ऊपर पूरी शेव करके दिखाऊंगा। और फिर उसे साबित किया कि आप नलका खोल के कितना पानी जाया करते हैं शेव करते हुए और असल में कितने पानी की जरूरत है। ये कौमों के किरदार होते हैं। अल्लाह जानता है मैं परेशान हो जाता हूँ कौमों को देख। आपका ख्याल है कि जनाब किबला नवाज शरीफ साहब शेव करके दिखा सकते हैं? अब देखिए मुंह पर और वो सोचे उनके मुंह के लिए वैसे 4 शेव। मैं करेक्टर की बात, उसने कहा यार तुम लोगों ने अगर बनना है तो इस तरह कौमें बनती हैं। या मार्गरेट थेचर का वाक्य है, उसके ऊपर ना बहस हुई असेंबली में कि जी तुमने ना रेल को अगर प्राइवेटाइज करोगी तो इतना फायदा आएगा, ये होगा वो होगा, तो तुम अपने फैसले पे यू टर्न लो। ये बाकायदा असेंबली यू टर्न से मुझे आयरन लेडी पे उसने कहा यू टर्न लो। उसने अंग्रेजी में कहा, उसने कहा ये मेरे यू टर्न लेने का वक्त नहीं, ये कौम के यू टर्न लेने का वक्त है। इमरान खान साहब तो कहते ही हैं वो लीडर ही नहीं है जो यूटर्न डाले। बहरहाल लेना पड़ता है, नहीं यूटर्न लेना पड़ता है। उसने पूरी कौम को मजबूर किया कि आज आप अगर सामने कुएं में गिरने जा रहे हैं तो कुएं में गिरेंगे या वापस होंगे? वापस आएंगे। और फैसले यूटर्न नहीं होते हैं, फैसले स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस होते हैं मौके महल की मुनासबत से। अगर पहले ही सोच समझ के और तसल्ली के साथ मशवरा करके फैसला लिया जाए अभी की नौबत नहीं आती। नहीं यूटर्न इलेक्शन पे आएंगे। अभी इसी की बात देख लें कि चीनी का फैसला वहां कोई और चीज मद्देनजर रखे हुआ था कि कैसे लोगों को चीनी मिले, लेकिन जब वसीतर गए तो सबका फैसला यह था कि नहीं इंडिया को पहले कौम को महंगी मफाद का फैसला। और इसमें कोई बुराई मफाद और हमारी गुजारिश है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि ये महंगाई के मसले को हल किया जाए। रमजान आ रहे हैं और हमाद साहब अगर आए हैं तो एक अच्छी जामे पॉलिसी बनाए जिससे जो है वो महंगाई का मसला जो है वो हल हो और आवाम को रिलीफ मिले। कोरोना की वजह से वैसे ही हालात काफी ज्यादा खराब है। डस्का इलेक्शन की बात कर लेते हैं जी। तहरीक इंसाफ की अपील को मुस्तरद कर दिया गया है और फैसला यह किया गया है कि हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म बरकरार रखा गया। तहरीक इंसाफ के साथ जीत इलेक्शन कमीशन की क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था ना ये आज तक हुआ नहीं है कभी इलेक्शन कमीशन की तारीख में ऐसा फैसला। सख्त फैसला था नहीं, ये इसलिए कि उन्होंने 2 वीडियोस के ऊपर फैसला दे दिया। आज तक कभी वीडियोस पे फैसले नहीं हुए। आपकी अदालतें जो हैं ये मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड की किसी चीज को तस्लीम नहीं करती, आज भी नहीं करती। बरतानिया में अभी चंद साल पहले फसादात फूट पड़े थे, दुकानें लूटी गई थी, अदालतों ने जो वहां पे कैमरे लगे थे उनकी मदद से लोगों को पकड़ा और सजा दी। दिन रात अदालतों ने काम किया। ये है तरीका। हमारे यहाँ ये मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ माल रोड पे तबाही हो जाएगी, कैमरे लगे हुए हैं, तस्वीरें सामने आ जाएंगी, उन्हें कबूल कौन करेगा? नहीं मानता कोई हमारी अदालतों का। ये पहली दफा है कि एक फैसला इस बुनियाद पे किया गया कि आपकी अदालतें, लेकिन जो कल असल चीज हुई है ना वो सोचने वाली है कि वो तमाम लोग एक जगह पे जमा कैसे थे। वो जो 20-22 अफराद थे जिनको एक जगह पे जमा कैसे हुए, इसका मतलब है किसी ने तो उठाया, या मुस्लिम लीग नून एक ही टाइम पे वापस आए, या मुस्लिम लीग नून इतनी तगड़ी हो गई कि हल्के सारे उसी के हैं कि वो उठा के ले गई, या फिर गवर्नमेंट है। सीधी बात है कि पुलिस ने कुछ किया, उसके फिर एक ही हाल रह जाता था कि इलेक्शन दोबारा कराया जाए। ये ठीक फैसला है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन दोबारा कराना बेहतरीन फैसला है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का अपने आप को गैर जानिबदार दिखाना सबसे बड़ा सवाल हो गया हुआ है। ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी उंगलियां उठाए, जिसके काम करने के तरीके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी क्वेश्चन उठाए, जिसके काम करने के तरीके के ऊपर अपोजिशन भी बातें करे, ये पूरा इलेक्शन कमीशन जो है ये मुतनाज़ा हो रहा है, होता जा रहा है। ये एक डस्का इलेक्शन की बात नहीं है। डस्का इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर 3 बातें सामने आई हमारे। एक बात ये कि आपने पहला ज़िमनी इलेक्शन है जो बगैर रेंजर और फौज के कराया, 2 अफराद की जान चली गई, 1 जख्मी हो गया, 20 लोग उठाए गए। 20 लोग उठाए गए। दूसरी बात, आपने पहली बार
इतनी हैवी कैंपेन किसी एक ज़िमनी इलेक्शन के लिए देखी। मैंने पाकिस्तान की तारीख में इतनी हैवी कैंपेन फॉर वन कैंडिडेट सीट नहीं देखी कि जी वजीर अपना इस्तीफा देके जा रहा है, उस्मान डार देके जा रहा है, बाद में जवाब पूरी पार्टियां जा रही हैं, मरियम नवाज जा रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे डस्का फतह करने की बात हो रही है। ठीक हो गया। और तीसरी और आखिरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने, जैसे शुएब साहब ने कहा, 2 वीडियोस के ऊपर एक फैसला दे दिया जो कानून के तकाजे पूरे नहीं करता, जो इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स हैं, जिसके तहत फेयर ट्रायल होता है, दोनों पार्टियों से सुना जाता है बुला के कि आपने जो डिमांड की है 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग की, किस बेस पे की, मुस्लिम लीग नून की, और आप जो हैं जो पीटीआई वाले हैं वो कह रहे हैं जी कि नहीं आप इसी रिजल्ट को चलने दें, तो किस बेस? नहीं, वो भी 20 सड़कों पे माने हुए थे, 20 पोलिंग स्टेशन पे। और उन दोनों से हटकर एक फ्रंट फुट पे आके एक उससे बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन लेता है, तो क्यों लेता है? ये सारे क्वेश्चन। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने रिट बहाल मैंने एक माजी याद दिलाना है, इलेक्शन कमीशन एक माजी याद दिलाना है। 1974 भुट्टो साहब का दौर था जी। खर साहब एक जिमनी इलेक्शन में लड़ रहे थे, शुमाली लाहौर शादबाग। आप अंदाजा नहीं कर सकते, पूरे पाकिस्तान से सारे के सारे मिनिस्टर, हफीज पीरजादा समेत, मुबशर हसन समेत, सब उस हल्के में पहुंचे हुए थे। और फिर वहां पे एक जलसा होता है ताजपुरा ग्राउंड में, उस पर गोली चलती है, सांप फेंके जाते हैं, 34 अफराद मर जाते हैं। एक दो नहीं, भगदड़ के अंदर लोग पैरों से रूंधते हुए गुजर जाते हैं, वहां लाशें लोगों के घरों में पहुंचती हैं। आप तो 2 की बात कर रहे हैं, वो भी इलेक्शन हुआ था। खार साहब स्टेज के ऊपर ऐसी बनाई हुई थी कि उसके स्टेज के पीछे घर की बाथरूम था, वहां से उसके पीछे उतर के जीप में निकल जाते हैं। मतलब ये पाकिस्तान का माजी जो है ना, बड़ा जरखेज है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वाज़ेह कर दिया जी कि इलेक्शन जो है वो दोबारा होगा डस्का NA 75 के अंदर। और कोरोना की सूरत हाल ना, कोरोना पे बात कर ली जाए तो इंतहाई भयानक सूरत हाल हो चुकी है, 3री स्टेज है और पाकिस्तान में काफी मैसिव तरीके से इसने हिट किया हुआ है। और खतरनाक सबसे बात यह है कि बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, 100 बच्चे बन रहे हैं बड़ों का कोरोना वायरस में मुब्तला होने का। और एक खतरनाक दिन आया पाकिस्तान की तारीख में कि 1 साल के अरसे के दौरान 100 अफराद का इंतकाल हुआ, एक ही दिन के अंदर जान की बाजी हार गए। हम क्यों हालात बेहतर नहीं कर पा रहे? हमारे बुजुर्ग टीवी पे आते हैं, आके बोलते हैं कि हमारी नाअहली है, तो फिर काम कौन कर रहा है? आज हालात वहां पहुंच चुके हैं जब पिछले साल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया था, उससे बुरे हालात। आप देखें ना कितने लोग रोजाना आज बात हो रही है, और कितने 4-4 हज़ार लोग रोजाना मिल रहे हैं कि उनको हो चुका है कोरोना। इसमें कोई शक नहीं कि जितने ज्यादा लोगों को हो रहा है उसके मुकाबले में मोर्टेलिटी रेट जो है वो बज़ाहिर कम है। 4,500 अफराद को डायग्नोज होता है कोरोना, और जो डेथ है वो 100 है, लेकिन 100 भी बहुत ज़्यादा है। ये असल में बरतानिया में और यूरोप में और अमेरिका में हर जगह पे जो हुआ वो ये था कि जो बुजुर्ग लोग थे, 80+ थे, 90s थे, उनकी डेथ हुई, जो उसको मुकाबला नहीं कर सके, उनके जिस्म के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं थी, उतनी कुव्वत मुदाफ़ियत लेवल कम। हमारे यहाँ जो आ रहा है, हमारे यहाँ नौजवान भी जा रहे हैं, जवानों का भी इंतकाल हो रहा है, सिर्फ बड़े बुजुर्ग लोगों का इंतकाल नहीं हो रहा। ये हमें सोचने वाली बात है। और जो बच्चों का आया है, 11 दिन का बच्चा, उसको भी था। और एक जो इस्लामाबाद में केस आया है, वो नौमौलूद, उसकी माँ को कोरोना था, वो बच्चा कोरोना के साथ पैदा हुआ। ये बड़े खतरनाक हालात हैं। हमें इसको, वो ठीक कह रहे हैं, मुझे मुराद अली शाह आज बुरे नहीं लग रहे, वो अपने बहुत सारे फैसलों में मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया। वो कहते हैं कि बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट काट दो, हर सुबह अपनी अपनी कट कर दे, बंद कर दे ट्रांसपोर्ट, ताकि अपने अपने मुल्क में। आज देखा ना बरतानिया ने क्या फैसला किया है, बरतानिया फैसला किया कि बाहर निकला है पाकिस्तान से, कीनिया से, बांग्लादेश से, 4 मुल्कों से कोई वापस नहीं आएगा। लेकिन अब जा कौन सकता है? सिर्फ आप हमारे साथी, ठीक है, हमें भी 10 दिन का लेकिन वहां जाके 10 दिन और होटल में रहना पड़ेगा। 2,500 पाउंड, 1700 पाउंड से 2,500। ये ब्रिटिश शहरी जिनके पास पासपोर्ट है नहीं, बहुत आपसे घर में ईद करूंगा पाकिस्तान के। ये 15-20 दिन महीने के लिए पाबंदी है ना, हट जाएगी। मैंने कहा ठंडे रोजे गुजार दुनिया में अगर इस तरीके से हो सकता है, आज भी आप टीवी लगाएं
तो लाइव खाना काबा और मदीना मुनव्वरा से वहां से नमाज चल रही है। उमरा हो रहा है 6 फुट के फासले पे, लोग उमरा कर रहे हैं, प्रॉपर नमाज हो रही है 4 फुट 5 फुट के फासले पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। भैया हमें क्या तकलीफ है कि हम कहते हैं नमाज नहीं होती, वो जिन्होंने यहाँ पे फैसले होते हैं उस जगह पे यहाँ ये हो रहा है, खाना काबा में मस्जिद नबी में हो रहा है। हमारी मस्जिद कोई उनसे भी बड़ी है कि हम साथ जुड़ के खड़े होंगे, हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? हमारे उलमा को समझाना पड़ेगा। ये पहला जो फैसला है, जब तक आप उलमा को एतमाद में नहीं लेंगे ना, ये काम नहीं खत्म। कैसे कंट्रोल करेंगे कोरोना को? तीसरी लहर तो पाकिस्तान में ही है। बदकिस्मती से जिस बात पर 6 महीने पहले तक हम बड़ा फख्र कर रहे थे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जनाब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अप्रिशिएट कर रही थी, अमेरिका भी, चाइना भी, सारे, आज हम उस सूरत हाल में आ गए हैं। जैसे शेख साहब ने कहा कि हमें रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, हम उस सूरत हाल पे आ गए हैं जहां पर हमारे हॉस्पिटल्स ओवर कैपेसिटी हो गए हैं, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी ख़तरे की अलामत तक चली गई है, हमारे पास दूसरे इलाज की सहूलतें जो बाकी बीमारियों के लिए हैं वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है। जिसको कहते हैं दूसरे अमराज, चाहे कैंसर के पेशेंट हैं, लंग्स के पेशेंट हैं, किडनीज के पेशेंट हैं, डायलिसिस, वो अब हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे कि जी वहाँ कोरोना वार्ड या कोरोना के मरीजों की वजह से हालात बड़े ख़राब हो। फैसिलिटीज़ पहले हमारे पास नहीं है, हम उन ममालिक में नहीं है जो इतने बड़े पेंडेमिक को, वबा को हैंडल कर सकते। लेकिन हुकूमत के साथ साथ सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अवाम में वही बात हम कहते हैं जो शऊर की कमी है, उसने सूरत हाल बड़ी ख़राब कर दी है। सूरत हाल के अंदर एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब अवाम उसी तरह, जैसे शुरू में एक खौफ की कैंपेन चली थी ना, उस खौफ ने बड़ा काम कर दिया। खौफ अब भी है, मास्क नहीं पहनोगे तो खर्चा हो जाएगा। हाँ, अब खौफ 1000 रुपए का, ठीक है। लेकिन वो खौफ जो है ना, असल खौफ जिसके अंदर बार बार, उसके अंदर हुकूमत के पास यही चॉइस है कि बड़ी थोरो स्ट्रॉन्ग मीडिया कैंपेन चलाई जाए, लोगों को दोबारा से अवेयरनेस दी जाए और उसके साथ साथ फाइन्स भी किए जाएं, उसके साथ साथ अवाम को अपना किरदार अदा करना है। वरना ये अल्लाह ना करे अगर इस तरह 5 से 6 हज़ार केसेस रोजाना आने लगे तो आपको पता है कि कोरोना की मल्टीप्लिकेशन जब होती है तो वो सूरत हाल बहुत। दुआ हमारी यही है कि जी कोरोना जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए और हमारे लोग जो है महफूज रहे और इदारे भी जो है वो मुस्तहकम हो। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कोरोना की वजह से मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगला टॉपिक जो है वो नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में 5 अफराद के खिलाफ फौरी तौर पर फौजदारी मुकदमात कायम करने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत के गले का तौक बना हुआ था ये ब्रॉडशीट, पाकिस्तान को, मईशत को एक बड़ा धचका दिया, नैब की बुनियाद रखी। मुझे एक हालात हल नहीं हो रहे जी। मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी है, चाहे कोई इसको बुरा कहे, कि मौजूदा दौर में अगर कोई प्रॉब्लम आई है ना तो उसके ऊपर कोई ना कोई कमीशन जरूर बनाए और उसकी रिपोर्ट पब्लिक हुई है। वरना तो हमदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट 1971 से लेकर 2010 तक पब्लिक ही नहीं हो रही थी। उसको रिपोर्ट को छुपा के रखा गया था कि हमारे यहाँ आज तक किसी को पता है कि लियाकत अली खां गोली किसने मारी, वो साजिश किसकी थी, आज तक वो नहीं पता चला। वो डीएसपी साहब जो उस रिपोर्ट को फाइनल करके पिंडी जा रहे थे लाहौर से लेके, वो तैयारा गिर के जेलम की पहाड़ियों में तबाह हो गया था उस एक रिपोर्ट के लिए। हमारे यहाँ तो ये हालात रहे। अब ये पहली दफा हो रहा है कि रिपोर्ट आ रही है और रिपोर्ट पब्लिक हो रही है, चाहे अब कोई भी हो। अब इससे पहले जितनी भी आईपीपीज के हवाले से खबर थी, चीनी के हवाले से थी, सारी की सारी रिपोर्ट्स पब्लिक हो रही है और सामने आ रही है। इसमें जो एक चीज मुझे कल कमी लगी, उसमें साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब और 4-5 और लोगों का तस्करा है कि इनके खिलाफ ट्रायल किया जाए। लेकिन जो उस वक्त के वहां पे नैब के बड़े थे वो क्या पेनलाइज आज बात हुई है कि 2011 से 2018 तक नैब का दौर जो है वो तारीख तरीन दौर, ठीक है ना। वो जो लोग वहां बैठे रहे हैं क्या वो बालातर है सारे एहतसाब से? इसलिए नहीं, क्यों वो लेफ्टिनेंट जनरल से, ये बात गलत है, मैं ये नहीं मानता। जो गुजर गया वो गुजर गया। क्यों? पाकिस्तान में होता ही है, गलत है ना ये। सही कौन करेगा? इसका मतलब ये है कि पिछले जिन्होंने जो जो किए जिंदा है उन्हें कुछ ना करो। बरतानिया में तो वजीर आजम को निकाल के उसके मुजस्मे को हैंग कर दिया गया था, उसके पिंजर को हैंग कर दिया था। देखें, बिल्कुल बड़ी सही बात कही शहर साहब ने। बात यह है कि
इसके अंदर भी जिन 5 अफराद का नाम लिया गया है, अमर बिलाल सूफी, पाकिस्तान के बड़े कानूनदान, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के मुकदमे लड़ने वाले शख्स, ठीक है, उनके ऊपर भी चार्जेस आ गए। बदकिस्मती की बात यह है, अब्दुल बासित एक बड़े सीनियर सफारतकार हैं, हसन साकिब शेख, अली बेग, वो हो गए। बात यह है कि आप वो कहते हैं ना कि वो जो एक शेर है कि वो क्या मुझे बोल कि मतलब इंसान किस पे एतबार करे, तो वो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बात तो यह है कि बदकिस्मती ये हो गई है कि नैब जैसा इदारा जिसके ऊपर आपका बहसियत अवाम ये एक ट्रस्ट डेवलप किया गया मुशर्रफ साहब के दौर में कि जी ये इदारा एहतसाब के लिए बना है, और आज अदालत ये कहती है कि 2011 से 2018 तक वो तारीख तरीन दौर था, और मैं इसको 2018 नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अभी भी तारीखी दौर चल रहा है। जब तक फैसले और सजाएं और अमल दरामद नहीं होगा, मैं ये इसको किसी भी तरह कोई भी रोशनी आती नहीं देखता। बात ब्रॉडशीट केस की नहीं, बात पाकिस्तान की बदनामी की है, बात पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की है। एक वो जो मौसावी है उसने किस जगह पाकिस्तान को ऐसे पाकिस्तान की हुकूमत को बेवकूफ बनाया, सजा याफ्ता शख्स है, एक आदमी का बैकग्राउंड है, उसके अंदर उसको इसराइल की हमायत के भी इशारे मिलते हैं, उसके ताने बाने कहीं और से भी मिलते हैं। वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने उससे राब्ता किया और उसको इसमें शामिल किया? हमारा जो स्विस बैंक की बात होती है या उनकी 1.5 महीना पहले बनी हुई कंपनी को उतना बड़ा प्रोजेक्ट दे देना, ये नहीं, उसमें ये उन लोगों को जिससे आपने वायदा किया था वो ये है ही नहीं, तो पकड़े वायदा तो इससे हुआ ही नहीं था। और स्विस कंपनीज का जो केस है या पाकिस्तान की जो स्विस बैंकों में दौलत पड़ी हुई है, वो स्ट्रेट इंटरनेशनल कोर्ट का ओपन एंड शट केस है। पाकिस्तान को किसी इन्वेस्टिगेशन इदारे की जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान को किसी कंपनी को हायर करने की जरूरत नहीं थी। इस कंपनी का काम था सुराग लगाने का, इस कंपनी का काम ना तो मुकदमा लड़ने का था ना रिकवरी करने का था, इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता था। और फिर उसके अंदर सिर्फ इसलिए कि मामलात को किसी और शक्ल में ले जाने के लिए, किसी और रास्ते पर ले जाने के लिए, ये सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। और इसके किरदारों में 5 किरदार नहीं और बहुत किरदार होंगे और उनको सामने लाना जरूरी है। ठीक है, फैसला जो है वो अब आ गया है और 5 लोगों पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। और अब जो है वो मामला जो है वो नाज़रीन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मारूफ गुलकार शौकत अली साहब आज इंतकाल कर गए हैं और अब उनकी आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। और साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन, जंग के दिनों में फौजियों के अवाम के लहू को गरमाने वाली आवाज़ जो है वो मनो मिट्टी तले दब चुकी है। देखिए, आजकल बहुत सारी म्यूजिक चल रहे हैं, लेकिन उसमें आवाज़ के से ज़्यादा जोर इंस्ट्रूमेंट्स पे होता है। आपको अंदर आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, ये इतना ज़्यादा साज होता है। ये वो लोग थे जिनकी आवाज़ हर साज को दबा देती थी, इतना लेजा बुलंद, और फिर आवाज़ उसके अंदर भी सीक्वेंस होता था, मतलब वो कभी टूटता नहीं था रिदम इन लोगों का। और जो इन्होंने जंगी नगमे गाए हैं वो तो उस मोर्चों में क्या, आज भी सुने घर के अंदर बैठे बंदे का खून जोश हम मारता था, लगता था कि पता नहीं आप निकालो बंदूकों, निकलो चलो बॉर्डर पे चले जाएं। बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐसे लोग कहाँ आएंगे दोबारा, तो याद ही करेगी दुनिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही अफसोस हुआ। और शौकत अली साहब काफ़ी अरसे से आर्ज़ाए जिगर में मुबतला थे और अलील थे, खबरें आती रहीं कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। बदकिस्मती ये है कि वो उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए था। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि बहैसियत फ़नकार शायद हुकूमत को कुछ मज़ीद करना चाहिए था। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मौत का वक्त मुअय्यन है। बहैसियत मुसलमान हम सब का ईमान है, लेकिन क्या हुकूमत की जानिब से उनके लिवर ट्रांसप्लांट की कोशिश होनी चाहिए थी या नहीं? क्योंकि लिवर सिरोसिस है, इसमें ट्रांसप्लांट एक इलाज है जिससे ज़िंदगी 3 से 5 साल तक मेडिकली बढ़ जाती है। कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन उनका जो किरदार है और उनकी जो शख्सियत है वो पाकिस्तान के अवाम के अंदर, खुसूसन पंजाब के अंदर, वो एक फॉर एवर लिविंग लेजेंड, उनके गीत अमर हैं, फॉर एवर लिविंग लेजेंड, हमेशा जिंदा रहने वाले। और उनके नगमे जो थे वो अब वाकई हमने रेडियो पे भी सुनने हैं, टीवी पे भी सुनने हैं, खून को गरमा देने वाले। और इसीलिए उनको कभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। दिल्ली में उन्होंने पाकिस्तान के लिए एशियन गेम्स में जाके लाइव परफॉर्म किया। इस सारी सूरत हाल में एक बात समझ आती है कि ये मुल्क
हर तरह के जो टैलेंट है उससे जरखेज है, और हमें उन अपने अदाकारों, फनकारों, इन सब की कदर करनी चाहिए उनकी जिंदगी में। हाँ, जिंदगी लेजेंड ना बनाए उनको, मरहूम लेजेंड ना बनाए, लिविंग लेजेंड बनाए। नाज़रीन, बिल्कुल, प्रोग्राम ये का सब वक्त जो है वो इख्तिताम की जानिब जा रहा है, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई तेजी के साथ जो है वो फैल रही है। जब घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों में ग्लव्स पहने, हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखें। मशरकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शुआबुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बयानिया लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।